अवेंजर्स एकेडमी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे डॉक्टर हैंक पिम जो है उन बच्चों को छुड़वा के लाए हैं, जो कि वो 6 बच्चे जिनके ऊपर ऑसबॉर्न ने जो है सबसे खतरनाक तरीके से टॉर्चर करा था, उनको अपनी लिमिट्स तक पुश करने की कोशिश करी थी। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से हैंक पिम, टाइग्रा, क्विकसिल्वर और जो दूसरे लोग हैं यहाँ पे जो उनको टीच करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने अब तक इन सारे के सारे बच्चों से इस सारी के सारी बातों को छुपा के रखा हुआ है और उनके सामने असली सच नहीं बताया कि वो लोग उनको यहाँ पे क्यों ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसा कि ये एवेंजर्स एकेडमी वाले बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं, तो इनको पता चल चुका है कि यहाँ पे बेसिकली उनको क्यों लेकर आया गया है और उनको ट्रेन क्यों करवाया जा रहा है। तो अब आगे तो उसी तरह हम इन्फिनाइट मेंशन के डाइनिंग रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब ब्रेकफास्ट वगैरह कर ही रहे होते हैं। लेकिन वहीं से फिनिश कहती है कि मुझे नहीं पता था रेप्टाइल कि तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ जल्दी उठाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। तो रेप्टाइल बोलता है कि तुम चाहती तो नॉक कर सकती थी ना, मैं एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर था। तो हैजमेंट बोलती है अच्छा तो तुम किस किस्म की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर हो सकते थे। तो वहीं से वो कहता है कि ओके हैजमेंट, देखो अगर तुम मुझसे पूछना चाह रही हो तो हो सकता है कि शायद मेरे कमरे में मेरे साथ कोई लड़की होती तो फिर क्या होता। तो फिनिश बोलती है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी उस सारी की सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा है। जब तुम्हें ऑसबॉर्न की फैसिलिटी से निकाला गया था उससे पहले तुम किसी लड़की से आज तक मिले तक नहीं हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि ये सुन के सबको एकदम शॉक लगता है। तो स्ट्राइकर बोलता है कि ड्यूड, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, ये तो एक्सपेक्टेड था ही ना। लेकिन इसी तरह फिनिश बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा वेल कि मैंने तो सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स को बताया है, और वैसे भी हर किसी 16 ईयर ओल्ड के लिए आसान बात नहीं है किसी लड़की से फौरन से मिल जाना। तो वहीं से वेल कहती है कि हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो कि इतनी बड़ी बात नहीं किसी 16 साल के बच्चे के लिए, लेकिन वो अपनी ये सारे के सारे राज किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहेगा। तुमने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करी है फिनिश। और अगली बार हम देखते हैं कि वो सब बैठ के यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे होते हैं, तो वो आके बोलती है कि आई एम सॉरी रेप्टाइल, मैं तुमसे ये सारी की सारी बात ठीक करना चाहती हूँ। तो रेप्टाइल बोलता है कि अब तुम नहीं कर सकती हो, बस यहाँ पे बैठ जाओ और इस खाने को अपने मुंह में डाल लो ताकि हमें तुम्हारी और बकवास ना सुननी पड़े। तो वहीं से वो बोलती है कि देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें यहाँ पे किस कर लेती हूँ सबके सामने, तो सबको पता चल जाएगा कि तुम एक चैंपियन हो और वो सारी की सारी बातें मेरी गलत हो जाएंगी। तो वहीं से रेप्टाइल बोलता है कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही है। तो मेटल बोलता है कि ड्यूड, अगर वो मजाक भी कर रही है तो ट्राई करने में क्या है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, और इतनी देर में जब उनके बीच कुछ होने ही वाला होता है, हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे उनके ऊपर एक जोरदार हमला होता है और वहाँ की पूरी दीवारें टूटते हुए और एक बहुत ही बड़ा सा आदमी उनके पास आके गिरता है। तो वो सब बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर जो है मौजूद होता है। ये एक तरह का डूमस्डे रोबोट है जिसको आयरन मैन के डैड ने बनाया था, और ये इतना खतरनाक है ये पूरे शहर को खत्म कर सकता है। ऐसा समझ सकते हो कि एक पूरी की पूरी कंट्री की मिलिट्री जो वो इसी एक मशीन के अंदर मौजूद है। इसकी एबिलिटीज को एनालाइज करना वो मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसने एवेंजर्स को नियरली जान से मार ही दिया था, वो भी 2 दफा। तो इसे स्ट्राइकर बोलता है कि वेल अब इतना भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त इसका मुकाबला जिससे हो रहा है वो एवेंजर्स की 2nd जनरेशन है, जो कि आगे जाके एवेंजर्स जरूर बनेगी। तो मेरे ख्याल से अपने अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल करो और इससे मुकाबला करने की कोशिश करो। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही स्ट्राइकर उसके ऊपर बिजली फेंकता है तो वो उसको अब्जॉर्ब करने लगता है, और अगले पल उसका काउंटर ढूंढते हुए उल्टा उसी के ऊपर जबरदस्त तरीके से एक अटैक करता है, जिससे वो उड़ के पीछे जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे लोग अपने अपने तरीकों से जो इससे अटैक करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वेल जो है अपनी गैस वाली फॉर्म के अंदर आती है तो वो एक तरह का वैक्यूम डिप्लॉय कर देता है, जिससे वो कुछ कर नहीं पा रही होती। और इसी तरह मेटल के लिए भी वो जबरदस्त तरह का एक जो है एनर्जी बीम मारता है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि हैंक पिम यहाँ पे आते और कहते हैं कि ये तो आर्सेनल है, वो भी बिल्कुल सही सलामत, लेकिन जब मैंने उसको स्टोरेज के अंदर रखा था तो इसके टुकड़े हुए हुए थे। तो वहीं से टाइगरा बोलती है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें नीचे जाना होगा, फौरन से अलार्म को हिट करना होगा। तो क्विकसिल्वर बोलता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने छोटे उस्तादों को थोड़ा सा चांस देना चाहिए सीखने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे फिनिश वगैरह जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि वो एक मार्क्समैन है, वो एक बहुत ज़्यादा शातिर इंसान है जिसका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। तो वो उसके बेसिकली वीक पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और हैजमेंट से कहती है कि तुम्हें उसके ऊपर जाके अटैक करना होगा। तो बेसिकली जो उसकी पूरी की पूरी तरह की एनर्जी बैटरी होती है, हैजमेंट अपनी रेडिएशन को उसके अंदर डाल के मारती है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इतनी देर में देखते हैं कि हम यहाँ पे हैंक पिम यानी कि वास्प वगैरह पहुंचते हैं और पूछते हैं क्या तुम लोग ठीक हो। तो वहीं से फिनिश बोलती है कि ऑफ कोर्स हम लोग तो कभी खतरे के अंदर थे ही नहीं, क्योंकि आर्सेनल को प्रोग्राम जिस तरीके से किया गया था वो सिर्फ नॉन लीथल फोर्स को ही हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा था। तो स्ट्राइकर बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन इसका क्या मतलब है। तो वहीं से फिनिश बोलती है देखो मैंने एवेंजर्स की फाइल्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और आर्सेनल के सीने के अंदर जो चेस्ट मौजूद है उसने वंडर मैन तक को नॉकआउट कर दिया था, लेकिन मेटल को वो नहीं कर पाया। तो मैं इस बात को कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे हमें इंजर्ड करने के लिए बनाया ही नहीं था। मेरे ख्याल से ये किस्म का टेस्ट था, अगर मैं जहाँ तक समझ रही हूँ। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि वेल अगर तुम इसको टेस्ट कहती हो तो मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगा
लेकिन टाइगरा बोलती है कि नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं और ना ही हमने इस टेस्ट को कोई अप्रूवल दी थी, बल्कि हम तो उसको स्ट्रांगली डिसअप्रूव करना चाहेंगे। तो इससे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो सारा का सारा टेस्ट था वो किसी और ने नहीं, भाई कुल सिल्वर ने करवाया था सारी की सारी मशीन को जोड़ के। और वो बोलता है कि वो प्लीज हमें अगर इन बच्चों को तैयार करना है तो हमें इनको इस तरह की सिचुएशन में डाल के सिखाना होगा कि ये किसी को हर्ट कर सकते हैं या इनको भी कोई हर्ट कर सकता है। क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता तो मैग्नीटो मेरे लिए असासिन्स को हायर किया करता था ताकि मुझे और वो वांडा को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो टाइगरा बोलती है कि मैग्नीटो जो था वो एक टेररिस्ट था, लेकिन हम अवेंजर्स हैं, हम उनके टीचर्स हैं, हमें इस बात की गारंटी लेनी होगी कि हम उनको हर्ट नहीं करेंगे। और आखिरकार तुम ये सारा एआई का जादू कब से सीख गए क्विकसिल्वर? तुम तो इसके अंदर कभी भी एक्सपर्ट नहीं थे। तो क्विकसिल्वर बोलता है कि मैं तो कभी भी एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन मैं जकोस्टा को रीबिल्ड करना जानता था और उसने ही मेरे लिए आर्सेनल को प्रोग्राम किया है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इस तरह से जकोस्टा जो है वो वापसी आ चुकी है। हाँ, आई बिलीव कि मुझे इस बारे में पहले जो है आपके सारे के सारे इंस्ट्रक्टर से अप्रूवल ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ वो तो हो गया है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जकोस्टा, ऑल्दो अगर हम थोड़ी सी बात कर सकें तो हम इस सारे के सारे मामले को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पिम, अगर आप चाहें तो मुझसे प्रोफेशनल डिस्कशन जरूर कर सकते हैं, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। हाउएवर अगर आप मेरे साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं आपके और अपने दरमियान एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना के रखना चाहती हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हैंक पिम की यहाँ पे जकोस्टा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेइज्जती कर दी है। तो वैसे टाइगरा बोलती है कि अगर वो तुम्हें ही इतनी ही ज्यादा पसंद थी जकोस्टा तो तुम उसको अंगूठी पहना देते। तो हैंक पिम बोलते हैं क्या हम इस सारे के सारे कबाड़ से अपनी प्राइवेट लाइफ को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें। लेकिन इसी तरह हैंक पिम बोलते हैं कि मुझे माफ करना कि आज तुम लोगों के साथ इस तरह से हुआ, आइंदा से पीटरो कभी ऐसा नहीं करेगा। क्या मैंने ठीक कहा पीटरो? तो वहीं से पीटरो बोलता है कि फाइन, मैं जो हूँ बहुत ज्यादा ईविल और मिसगाइडेड आदमी हूँ, मुझे जो है लाइट दिखाने की जरूरत है, समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को। तो हैंक पिम बोलते हैं कि खैर जो कुछ भी हुआ वो तो हो गया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम लोगों ने बहुत ही बहादुरी से इस चीज का सामना करा और टीम वर्क को दिखाया। तो वहीं से रेप्टाइल बोलता है कि हाँ, वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि आइंदा कभी भी हमारे पास इस तरह से हमारा नाश्ता खराब किया जाए और हमारे बीच में ही अटैक हो जाए। और वहीं से हैजमेंट बोलती है और हम इस तरह से भी ट्रीटेड नहीं रहना चाहते हैं कि हम किसी किस्म की इडियट्स हैं और आप हमें बार बार किसी ना किसी चीज़ को इसी तरीके से हमें सिखाते रहेंगे। और वहीं से वेल बोलती है हाँ ये सब भी है, लेकिन आप जानते हैं ना कि आपको अब से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ठीक है, मैं आप लोगों की बात समझ गया हूँ, मेरे ख्याल से आज जो है तुम लोगों को एक फ्री पीरियड मिलना ही चाहिए क्योंकि तुमने इसको कमा ही लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी जो है ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है आफ्टरनून के बाद, जहाँ पे वो लोग आपस में यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों ने अभी तक हमें यहाँ पे रखा हुआ क्यों है। मतलब वो लोग हमारे बार बार मुंह के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, वो हमें ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और वो ये नहीं बताना चाह रहे कि उन्होंने हमें यहाँ पे भर्ती इसीलिए करा है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा स्क्रूड अप हो चुके हैं, उन लोगों को हमसे डर लगता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्ट्राइकर बोलता है कि वैसे तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच क्यों रखी हो, मतलब अब तुम पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव हो चुकी हो, तुम्हारे पास कोई घर भी नहीं है जाने के लिए, तुम अगर घर जाओगी तो तुम्हें अपने ही पेरेंट्स को अपने हाथों से दफनाना होगा। तो हस्बैंड बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो वहीं से वो बोलता है कि देखो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो एक तरह की नई हीरोइक एज है, जहाँ पे ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका लौट कर आ चुके हैं, नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ से जा चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तो इसलिए अगर तुम बात समझने की कोशिश करो तो अब हमारे पास कोई बीच में लाइन नहीं बची है, मतलब यहाँ कोई ऐसा सुपर विलन नहीं है या फिर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि हमें अपने पास रख सके। तो इसलिए अभी हमें यहाँ पे रह के इनके सारे के सारे खेल तमाशों के अंदर उसी तरीके से खेलना होगा जैसे ये चाहते हैं। अगर ये किसी किस्म का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं तो हमें भी उसके अंदर रहना पड़ेगा, वरना वो लोग हमें और नॉर्मन ऑसबॉर्न की तरह जेल के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिसको फर्स्ट प्लेस के अंदर ऑसबॉर्न ने मैसअप करने की कोशिश करी है। हम वो लोग हैं जिसको ऑसबॉर्न तकरीबन अपना जैसा बना ही चुका है और उनको इसी बात का सबसे बड़ा डर है। तो रेप्टाइल बोलता है कि नहीं, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग जो हीरोज हैं। तो स्ट्राइकर बोलता है कि हाँ, लेकिन वो लोग इस बात को भी डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर हम लोग हीरोज हैं या फिर हम लोग विलन्स हैं, और अगर हम विलन्स निकले तो फिर वो लोग भी हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो कि उन्होंने ऑसबॉर्न और दूसरे लोगों के साथ किया है। लेकिन वहीं से मैटर बोलता है कि ड्यूड जरा टेंशन दो, इस अल्ट्रॉन ने तुम्हें तकरीबन उड़ा ही दिया था। और मेटल बोलता है कि देखो मुझे इस बारे में नहीं पता कि स्ट्राइकर की बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई और चॉइस नजर नहीं आ रही है। हैजमट, तुम और मुझे जो है हमें यहाँ पे रह के फिगर आउट करना होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने वापसी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ सकें, जिसके अंदर इस वक्त हमारी हैंक पिम के अलावा कोई और मदद नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं से हैजमट बोलती है कि तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना फिनिश, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्यों इतनी चुप हो? तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि नॉलेज जो होती है वो पावर होती है, और अगर हमें किसी के जरिए भी कोई चीज सीखने को मिलती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और जब हमारे पास इतनी नॉलेज आ जाएगी कि हम अपने खुद के डिसीजन ले सकें, तो उसके बाद हमारे दरमियान ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो कि खड़ा हो सके और हमें वो करने से रोके जो कि मैं ना करना चाहती हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली हमें फिनिश के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से उसकी पावर जो है डेवलप होना शुरू हुई थी, और वो बताती है कि मेरे लिए चीज़ों को समझना कभी भी डिफिकल्ट नहीं था, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो। मैं जो हूँ हर एक स्किल को जो हूँ कुछ ही मिनट्स के अंदर सिर्फ मास्टर कर लिया करती थी।
एक ह्यूमन बॉडी और जो कुछ भी वो ह्यूमन बॉडी कर सकती है वो मेरे लिए खुली किताब की तरह है, जिसको मैं जब चाहूँ पढ़ सकती हूँ और समझ सकती हूँ। और इसके ज़रिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मेरे पेरेंट्स को भी। मेरे पेरेंट्स ने इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा शोहरत, पैसा और बहुत सी चीज़ें कमाई जो कि मेरे ज़रिए ही उन्होंने कमाई। तो आखिरकार फिर वो लोग इतने ज़्यादा रिलक्टेंट क्यों हो गए मुझे यहाँ पे भेजने के लिए? हाँ, मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं जो हूँ ओलंपिक ट्रेनिंग कर रही थी और मैं उसको पूरा करना चाहती थी, लेकिन जब मेरे राइवल्स को इस बारे में पता चला कि मेरे पास किसी किस्म की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ मौजूद हैं, मैं हर चीज़ को बहुत जल्दी मास्टर करने लगी, तो उन लोगों ने मुझे ओलंपिक्स में आने से बैन कर दिया। और वो बात अलग है कि जब मेरा म्यूटेंट जीन का टेस्ट किया गया तो उसके अंदर मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया। इसका मतलब कि मेरे अंदर कोई पैरानॉर्मल पावर्स तो मौजूद थी नहीं। अगर मेरे बाकी फेलो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उन लोगों की भी कहानी मुझसे कुछ अलग नहीं है। आई सपोज मुझे ये समझ में आ गया कि वेल जो है वो इस वक्त जस्टिस के ऊपर एक क्रश रखती है और ये कुछ ज़्यादा ही पॉइंटलेस नज़र आ रहा है। वो उससे बड़ा है, वो उसका टीचर है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा खुल के बात करती है और उससे बिल्कुल भी ह्यूमिलेशन वगैरह महसूस नहीं होती है। तो क्या आखिरकार अपने साथ कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? और क्या यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने की कोशिश कर रही हूँ या मुझे किसी किस्म का कोई बीमारी हो चुकी है? मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह ज़्यादा सोचना चाहिए किसी और के बारे में, या फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके साइकोपाथ होते ही जा रही हूँ और अपने इमोशंस के अंदर बह रही हूँ। वैसे भी मैंने कभी इस पूरी की पूरी आग को तो लगाया नहीं था और ना ही मैं किसी भी एनिमल की क्रूएलिटी को बर्दाश्त कर सकती हूँ, और इसलिए मेरे लिए बिल्कुल पॉइंटलेस है कि मैं एक टीचर के साथ अपने आप की शादी को फैंटेसाइज करूँ या फिर शादी को ही फैंटेसाइज करना। फ्रैंकली वो लोग मुझ पर नज़र रखते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स, वो जानते कि मैं डिफरेंट हूँ, वो जानते कि मैं ही इन सब में से सबसे ज़्यादा खतरनाक हूँ जिससे उनको डरना चाहिए। और क्योंकि वही मैं थी जिसने हमारे ग्रुप को बताया था कि एवेंजर्स एकेडमी के अंदर वो नहीं चल रहा है जो कि वो हमें बताने की कोशिश कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से उनके पास एक अच्छा रीज़न भी है मुझसे डरने के लिए। यहाँ पे जितने लोग हैं उनको किसी ना किसी तरीके से नॉर्मन ऑसबोर्न ने डैमेज करने की कोशिश करी है, लेकिन वो लोग मुझसे जिस वजह से डरते हैं वो ये वजह है क्योंकि मुझे नॉर्मन ऑसबोर्न ने कभी डैमेज किया ही नहीं था। उसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, उसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए टॉर्चर नहीं किया, उसने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट नहीं बनाया, बल्कि उसने मुझे सिर्फ एक चांस ऑफर किया और से और ज़्यादा चीज़ों को लर्न करने के लिए। उसने मुझे चीज़ों को उस तरीके से सिखाया, उस तरीके से एब्जॉर्ब करना सिखाया जो कि मैं कभी भी किताबें पढ़ के या फुटेजेस देख के नहीं सीख सकती थी। अवेंजर्स के पास भी सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है और वो चाहें तो मुझे इसको ऑफर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे बहुत जल्द सारी की सारी चीज़ें ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऑसबॉर्न ने भी वो सारी की सारी चीज़ें ऑफर करी थी और ये चीज़ मुझे एक डिसएडवांटेज के ऊपर लाके खड़ा कर देती है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं चाहूँ तो इसको फिक्स कर सकती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। इसके लिए बस मुझे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, लेकिन उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगर मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही होगा और मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। और इसी तरह अगले बार हम देखते हैं कि फिनिस यहाँ पे हैंक पिम के लैब के अंदर आती है और कहती है कि डॉक्टर पिम क्या आप बिजी हैं? तो कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ फिनिस, क्या तुम्हें किसी चीज़ की मुझसे ज़रूरत है? तो वहीं से फिनिस बोलती है कि मैं इस बात की उम्मीद कर रही थी, मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो रहा है आपसे ये कहना, लेकिन इन सारे के सारे दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे फिट इन करना मुझे कुछ ट्रबल हो रहे हैं। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने इस बात को नोटिस किया ही था एंड फ्रैंकली मुझे ही सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुम इसको चेंज करना चाहती हो। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ टाइगरा को बुला लेना चाहिए। तो फिनिस बोलती है कि नहीं प्लीज़ डॉक्टर पिम, मैं आपके साथ बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो हैंक पिम बोलते हैं कि मेरे साथ ऑल राइट, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी टीनेज मैटर के अंदर अपनी स्पेशलिटी को दिखाया नहीं है और टू बी ऑनेस्ट मैं अपने टीनेज की उम्र में कोई इतना खास नहीं हुआ करता था। तो फिनिस बोलती है कि यही तो मेरा एग्जैक्टली पॉइंट है कि आपने अपने ग्रेड्स को स्किप करा ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने करा, मतलब आपके और मेरे बीच बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कॉमन है जो कि आपने शायद अभी तक सोचा नहीं होगा। तो डॉक्टर हैंक पिम बोलते हैं कि आई सपोज यही बातें मेक सेंस तो बना रखी हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि फिनिस बोलती है और रही बात आपकी लेट वाइफ की, तो मैंने जहाँ तक सुना कि जब आप लोगों की शादी हुई थी, जब आपकी वो पार्टनर बनी थी तो वो तकरीबन मेरी ही उम्र की थी, क्या मैंने ठीक कहा? तो हैंक पिम बोलते हैं कि जैनेट जो थी वो बड़ी थी और मैं उससे थोड़ा सा छोटा हुआ करता था। तो वहीं से फिनिस बोलती है कि आई एम सॉरी डॉक्टर पिम, मेरे ख्याल से मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बस लगा कि आपके और मेरे दरमियान कुछ चीज़ें सेम हैं तो उसके ज़रिए आप मुझे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं कभी कभार इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर पाती हूँ कि मैं जो हूँ मैं वाकई में वही हूँ। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जो मेरे खुद के पेरेंट्स हैं वो मेरे सच में पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो इसे हैंक पिम बोलते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आजकल के बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनके पेरेंट्स नहीं हैं और इस तरह की सारी चीज़ें उनके दिमाग में ख्यालात आते ही रहते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वहीं से फिनिस बोलती है कि नहीं आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, मैं कोई एक छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो कि फूलों के साथ खेलती है और अपने आप को प्रिंसेस बुलाती है। मेरी एबिलिटीज़ की तरफ देखिए, मैं अगर किसी को भी कोई चीज़ करते हुए देखती हूँ तो मैं उसको फ़ौरन से सीख जाती हूँ, मैं उसको डुप्लीकेट कर सकती हूँ। मेरे पास एक तरह का नेचुरल एपेटाइट है जो कि मैं हर चीज़ को सीखना चाहती हूँ। क्या आपको ये सारी की सारी बातें सुन के किसी की याद नहीं आ रही? कोई ऐसा शख्स जो कि आपके साथ एवेंजर्स का भी हिस्सा है? और वहीं से हम देखते हैं कि हैंक पिम सामने वहाँ पे टास्क मास्टर की खोलते हैं पिक्चर और कहते हैं कि तुम यहाँ पे टास्क मास्टर की बात कर रही हो ना, और तुम जो सोच रही हो वही ख्याल मेरे दिमाग के अंदर भी आया था।
तो बेसिकली हम देखते हैं कि फिनीस यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही है कि हो सकता है कि फिनीस के जो असली माँ बाप है वो असली माँ बाप ही नहीं है और वो टास्क मास्टर की बेटी है, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो पावर्स हैं, जो उसकी सारी की सारी नॉलेज का स्टाइल है, जो उसके स्किल्स कॉपी करने का स्टाइल है, वो बिल्कुल टास्क मास्टर की तरह की हैं। तो ऐसे हैंक पिम बोलते हैं क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि तुम कहाँ से आई और कौन हो? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब जो तुम हो उस बात से ही फर्क पड़ता है। ये तुम्हारी जेनेटिक्स क्या है ये बात मायने नहीं रखती है। मुझे नहीं लगता कि आप इस बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आप एक साइंटिस्ट हैं। जेनेटिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं और वैसे भी मुझे सच जानना है। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि देखो मैं इस वक्त तुम्हें सच तो नहीं दे सकता हूँ। टास्क मास्टर का डीएनए जो है वो एक गवर्नमेंट डेटाबेस के अंदर मौजूद हुआ करता था, लेकिन जब नॉर्मन ऑसबॉर्न ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला तो उसने सारे के सारे डेटा को वाइप आउट कर दिया है। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि इससे आखिरकार फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि वो आदमी जो एक टोटल क्रिमिनल और एक साइकोपाथ है। और क्या तुम वाकई में उससे मिलना चाहोगी? क्या तुम उसको वाकई में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना भी चाहोगी? तो फिनीस बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मगर मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। तो डॉक्टर हैंक पिम बोलते हैं कि फिनीस मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि जब तुम यंग होती हो और तुम्हारे पास इस तरह की सारी एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं तो तुम्हारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो तकरीबन एंडलेस होती हैं। इस वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें हर चीज़ को सीखना है, तुम्हें हर चीज़ को कंट्रोल करना है, तुम्हें हर चीज़ को काबू करना है और हमेशा कॉन्फिडेंस के अंदर रहना है। और वो सब तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम्हारे पास हर एक शक्ति, हर एक स्किल मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ऐसा नहीं है कि तुम हर एक फीलिंग को, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सको। यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली हैंक पिम उसको यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो लगा के छोड़ देते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे क्विक सिल्वर की पूरी हिस्ट्री बताई जा रही होती है, उसकी ट्रेजिक लाइफ और उसका पूरा का पूरा सफर कि किस तरह से वो एवेंजर्स में आया। और हैंक पिम बताते हैं कि आई होप कि तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी और इसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद तुम थोड़ी सी जो अपने आप को संभाल पाओगी। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बताने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टोरी को बहुत ही खींचने की कोशिश की गई है, जिस वजह से मुझे ये स्टोरीज पसंद नहीं आ रही हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्विक सिल्वर की शुरू से लेकर आखिर तक पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है, यानी कि किस तरह वो पहले मैग्नीटो के साथ जो है एक पूरे के पूरे टेररिस्ट के ग्रुप में हुआ करता था अपनी बहन स्कारलेट विच के साथ। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है तो उसने उस पूरे के पूरे ग्रुप को छोड़ा और कैप्टन स्टीव रॉजर्स को आके ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर उन्होंने स्टीव रॉजर्स के साथ मिलकर एवेंजर्स का हिस्सा बने, उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी और एवेंजर्स में एक अच्छा खासा नाम भी कमाया। इसके बाद वो इनह्यूमंस के साथ भी उनकी फैमिली का हिस्सा बने, जब उन्होंने क्रिस्टल से शादी करी और उनकी एक छोटी सी बेटी भी हुई। और ओवरऑल यस क्विक सिल्वर ने बहुत ही अलग अलग तरीके से एक्स-मैन, एवेंजर्स और इनह्यूमन सबका ही साथ दिया है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि किस तरीके से रिसेंटली इस बात के बारे में पता चला था कि इनह्यूमंस और पूरे के पूरे एवेंजर्स के बीच एक तरह की जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके टेरिजन क्रिस्टल्स को जो है क्विक सिल्वर के जरिए चुरा लिया गया था। लेकिन बाद में जाके ये बात पता चली कि दरअसल वो क्विक सिल्वर नहीं बल्कि एक स्क्रल था जो कि क्विक सिल्वर के रूप में था और उसने ये सारे के सारे काम किए थे। और उसी तरह जब हमारा असली क्विक सिल्वर वापसी लौट कर आया तो उसने रेडिएशन के पाथ को ज्वाइन करा और माइटी एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर लिया। और उसी तरह हमें बताया जा रहा होता है पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री के आखिर में मार्वल स्पॉटलाइट के साथ एक इंटरव्यू देते हुए क्विक सिल्वर ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को समाप्त किया है। क्या ये मुश्किल है? ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अपने आप से हर रोज़ इसी बात का सवाल करता हूँ और इस बात को एडमिट करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे जो है अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ईजी पार्ट ये है इसमें कि आप इन सारी की सारी मुश्किलों से मुंह फेर के भाग सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो इसी तरह वो रिपोर्टर बोलती है, ओ आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई गेट इट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे सामने ये सवाल करा, लेकिन बॉटम लाइन ये है जिंजर कि मुझे इस पूरी की पूरी ज़िंदगी से सिर्फ एक ही लेसन मिला है कि इस अर्थ के ऊपर होने वाले फास्टेस्ट मैन के लिए भी लाइफ कभी भी शॉर्टकट्स को जो है ऑफर नहीं करती है। हमें हर चीज़ को कमाना पड़ता है, हम चाहे कितने भी तेज क्यों ना हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि फिनीस बेसिकली उस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री को देख ही लेती है और हैंक भी आके पूछते हैं, फिनीस क्या तुमने उस वीडियो को देखा, और अगर तुमने देखा तो तुम्हें क्या लगता है? तो वहीं से वो बोलती है कि मेरे ख्याल से ये वीडियो क्वाइट रिवीलिंग थी, इसने बहुत कुछ क्विक सिल्वर के बारे में जो है रिवील किया है। तो डॉक्टर हैंक पिम बोलते हैं, क्या तुम इसके हवाले से कुछ और डिस्कस करना चाहती हो मेरे साथ? तो कहती है कि नहीं, मैं अब उस बात को समझ चुकी हूँ जिसको समझने की मुझे ज़रूरत थी। और अगले बार हम देखते हैं कि फिनीस यहाँ पे जो है बेसिकली पीतरो यानी कि क्विक सिल्वर के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और बताती है कि मैंने अभी आपकी उस डॉक्यूमेंट्री को देखा है। तो वो बोलता है कि ज़रा एक मिनट, क्या तुम्हें हैंक पिम ने उस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री को दिखा दिया? तो चलो अच्छी बात है कि अब तुम समझ ही गए होगी कि मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी है और उसके ज़रिए तुम्हें भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे फिनीस का मकसद जो होता है वो क्विक सिल्वर से बात करने का वो ये नहीं होता कि वो उसको ये बताना चाहती है कि आपने ज़िंदगी में कितना अच्छा करा है, कितने महान इंसान है और मैं आपको देख के इंस्पायर हुई हूँ। लेकिन फिनीस का जो दिमाग है वो बहुत अलग तरीके से और ईविल काम करता है। और हम देखते हैं कि फिनीस बेसिकली उससे आके यही बोलती है कि आपने यहाँ पे जो सारी की सारी बातें करी वो तो सच हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे सच नहीं लग रही वो ये है कि वहाँ पे कभी कोई स्क्रल मौजूद ही नहीं था। वो सारी की सारी हरकतें, वो इनह्यूमन से क्रिस्टल वगैरह चुराना, वो लड़ाई करवाना, वो आपका ही काम था। क्या मैंने ठीक कहा? तो क्विक सिल्वर बोलता है कि आखिरकार तुम ये किस किस्म की नॉनसेंस की बात कर रही हो?
तो वहीं से फिनिक्स बोलती मैंने उन रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करा है उन एवेंजर्स के बारे में जिनको स्क्रल्स उठा के ले गए थे, जिनको रिप्लेस किया गया था, और मैंने उनमें से किसी भी एवेंजर्स के मुंह से आपका नाम नहीं सुना कि जब वहां पे कैदी बनाए गए थे तो उसमें आप भी शामिल थे। और वैसे भी इनह्यूमन्स के क्रिस्टल चुराने के बाद वो जो स्क्रल था सपोजिटली उसने उनका इस्तेमाल करके अपनी सारी की सारी पावर्स को दोबारा से रीएक्टिवेट कर लिया था। लेकिन जहां तक मुझे पता है स्क्रल्स के ऊपर टेरिजन मिस्ट का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन वहीं से क्विकसिल्वर बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है, तुम यहाँ पे ऐसे इल्जाम लगाने की मुझ पे कोशिश कर रही हो जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो वहीं से फिनिक्स बोलती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी प्रूफ की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे के सारे चार्जेस है यही इतने ज्यादा मजबूत हैं कि आपको एक शक के घेरे में लाके डाल सकते हैं और वो लोग इसकी छानबीन करना शुरू कर देंगे। क्या आप वाकई में ऐसा चाहते हैं कि सबकी छानबीन की जाए? तो वहीं से क्विकसिल्वर बोलता है कि पिम इसके बारे में ऑलरेडी जानता है। तो फिनिक्स बोलती है कि हाँ मुझे लग ही रहा था कि और उन्होंने इसके बारे में शायद किसी को नहीं बताया, वो जो है सेकंड चांसेस के अंदर बिलीव करते हैं। लेकिन दूसरों के बारे में क्या ख्याल है फिर? अगर टाइगर को पता चल गया, अगर जस्टिस को पता चल गया या मीडिया को पता चल गया, और अगर आप ये पता चल गया कि आपके जो फादर जिसको आप गालियां देते हैं आप उनसे भी इतने ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, क्योंकि आपने वो सारी की सारी हरकतें करी थी और इतना बड़ा झूठ बोला कि वो एक स्क्रल था और आप नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई सिल्वर को गुस्सा आता है, वो कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? मुझे लड़की, क्या तुम्हें कोई आइडिया कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ? तो वहीं से फिनिक्स बोलती है कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ प्राइवेट लेसन्स दें। अगर आप नहीं चाहते कि ये दुनिया आपके सीक्रेट के बारे में जाने तो आपको मुझे सिखाना होगा, आपको मुझे वो सिखाना होगा जो मैग्नीटो ने आपको सिखाया है। जब आप ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स के अंदर हुआ करते थे तो मैग्नीटो ने जिस तरीके से आपकी ट्रेनिंग करी है मुझे वो सीखना है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली फिनिक्स ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी बात का पर्दाफाश कर दिया जो कि शायद अब तक कोई अवेंजर भी नहीं कर पाया है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि हैंक पिम को ये बात के बारे में पता था कि क्विकसिल्वर की जगह कभी कोई स्क्रल था ही नहीं, और वो सारी की सारी गलतियां, वो सारे के सारे लड़ाई झगड़े फसाद सब क्विकसिल्वर नहीं किए थे और उसने वो स्क्रल के ऊपर नाम डाल दिया था। लेकिन वहाँ पे हैंक पिम ने क्विकसिल्वर की मदद करने का फैसला करा था और इसलिए दुनिया से बात छुपा के रखी थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फिनिक्स इतनी ज़्यादा तेज़ है कि उसने उसकी इस बात को पकड़ लिया और वो क्विकसिल्वर को ब्लैकमेल इसके लिए कर रही है कि उसको वो सारी की सारी ट्रेनिंग चाहिए जो कि मैग्नीटो ने उसको उसके बचपन में दी थी। टू बी कंटिन्यूड।